से जानते हैं? देखिए बेटा, सबसे पहले जैसे यहाँ पे डेंगू का नाम आता है तो आपने कहना सर डेंगू को जाना जाता है किस नाम से? तो डेंगू जो डिजीज है बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंटी डेंगू डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आपने कहना है कि सर एंटी डेंगू डे जो मनाया जाता है कब? 15 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सर डेंगू को किस नाम से जानते हैं? तो आपने कहना है सर डेंगू को जाना जाता है डेंडी फीवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेंडी फीवर के नाम से जानते हैं। कि सर डेंगू को और किस नाम से जानते हैं? बैकबोन फीवर के नाम से जानते हैं। कि सर डेंगू को और किस नाम से जानते हैं? और डेंगू फीवर के नाम से जानते हैं। सर डेंगू को किस नाम से जानते हैं? तो आपने कहना है इसे सैडल बैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। और डेंगू को किस नाम से जानते हैं? बाईफेजिक फीवर के नाम से जानते हैं। अब डेंगू को यदि अपन बात करें इसका पॉजिटिव जो एजेंट है, कि सर इसका पॉजिटिव एजेंट क्या, तो आपने कहना है कि सर डेंगू का जो पॉजिटिव जो एजेंट है वो होता है डेंगू वायरस या अरबो वायरस आप कह सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपका सीएचओ को यहाँ से बनता है कि सर डेंगू वायरस के कितने सीरोलॉजिकल टाइप होते हैं? तो बेटा डेंगू वायरस को मैंने आपको लिखा है DENV, मतलब डेंगू वायरस। तो आपने कहना है सर इसके 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है डेंगू वायरस फर्स्ट, एक होता है सेकंड, एक थर्ड और फोर्थ। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ जाएगा मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेंगू, सबसे ज्यादा डेंगू इनमें से कौन सा कॉज करता है? आपने क्या कहना है बेटा? फर्स्ट स्पीसीज। कौन सी? फर्स्ट। और सेकंड सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी? तो आपने क्या कहना है? सेकंड वाली को सबसे ज्यादा डेंजरस कहा जाता है। मोस्ट कॉमन डेंजरस ऑफ दी डेंगू फीवर, डेंगू फीवर के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। इसकी फैमिली कौन सी है? तो डेंगू वायरस जो आता है बेटा कौन सी फैमिली से आता है? तो आपने कहना सर ये आता है फिलेबीवेरिडाई फैमिली से आता है। इसका जीनस कौन सा, इसका वंश कौन सा? तो आपने कहना फिलेबीवायरस फैमिली से आता है। अब यहाँ पे कुछ डिजीज के नाम आएंगे। अब जब 2019 का एग्जाम हुआ था नॉर्सेट का, उसमें क्वेश्चन आया था 19 या 20 आई थिंक, जहां तक कंफर्म है 19 में आया था। और सीधा सा आया कि विच डिजीज आल्सो ट्रांसमिटेड बाय एडिज अजेप्टाई मॉस्किटो एक्सेप्ट, इतना सा क्वेश्चन आया था। और वहां पे हमें दिमाग में ये होता है कि ओनली डेंगू के जो होता है वो ही सिर्फ एडिस एडेप्टाइटिस होता है, बाकी नहीं होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये जो जितनी भी डिजीज मैंने आपको लिखी हुई है ये सबके सभी अरबो वायरस की वजह से होती है। और अरबो वायरस या फ्लेवी वायरस की वजह से होती है। और फ्लेवी वायरस जो ट्रांसमिट होता है किससे होता है? एडिस अजेप्टाई मॉस्किटो से होता है बेटा। चाहे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेपेटाइटिस सी, तो भी आपने कहना है क्या? अरबो वायरस, या आपने कहना है कौन सा? एडिस अजेप्टाई मॉस्किटो की वजह से ट्रांसमिट होता है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है? तो भी आपने क्या कहना है बेटा? एडिस अजेप्टाई मॉस्किटो कॉज करता है। KFD क्यासिनोर फॉरेस्ट डिजीज, इसे मंकी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। जब जंगलों के अंदर क्या हो जाती है, डेड मंकी होता है उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें छोटे छोटे टिक प्रेजेंट हो जाते हैं, उसकी वजह से हो जाती है। मच्छर वहां पे भी। वेस्टनल फीवर भी किसकी वजह से होता है? वेस्टनल या पे एन्सेफेलाइटिस फीवर कह सकते हैं, तो यहाँ पे किसकी वजह से? एडिस अजेप्टाई मॉस्किटो। येलो फीवर भी किसकी वजह से होता है? एडिस अजेप्टाई मॉस्किटो, मतलब कि यहाँ पे अरबो वायरस की वजह से। जीका वायरस भी किसकी वजह से? मतलब जीका फीवर जो अपन कहते हैं वो भी एडिस अजेप्टाई मॉस्किटो कॉज करता है। ये डिजीज आल्सो कॉज बाय द मेंबर ऑफ फ्लेबीवेरिडाई फैमिली। ये सब के सब जो डिजीज है वो कहां से आती है बेटा? फ्लेबीवेरिडाई फैमिली से। और फ्लेबीवेरिडाई जो है, फ्लेवी वायरस कहां से आया? अरबो वायरस की। अब कुछ विशेषताएं अपन देखते हैं कि सर ये बता दीजिए कि इन अरबो वायरस का वेक्टर कौन सा है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे सीधा सा पूछा जाएगा कि सर डेंगू किससे ट्रांसमिट होता है? तो आपने कैंसर डेंगू ट्रांसमिट होता है किसकी वजह से? एडिस अजेप्टाई मॉस्किटो से। अब भाई क्वेश्चंस में एडिस अजेप्टाई मॉस्किटो आपको दिया ही नहीं है, तो वहां पे आपको मिलेगा क्या? एडिस एलोपिक्टस। अब घबराना नहीं है कि सर एडिस अजेप्टाई मॉस्किटो का नाम ये नया कहां से आ गया। तो एडिस एलोपिक्टस जो होता है बेटा, तो एडिस एलोपिक्टस यदि आपको एडिस अजेप्टाई मॉस्किटो नहीं मिलता, क्या मिलेगा? एडिस एलोपिक्टस। और एडिस अजेप्टाई मॉस्किटो ही जाना जाता है किस नाम से? इसे टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। टाइगर मॉस्किटो, या आपने कहना है कि सर इस एडिस अजेप्टाई मॉस्किटो को ही जाना जाता है, इसको और अच्छा लिखें तो इसे जानते हैं एशियन टाइगर मॉस्किटो के नाम से जानते हैं। अब आपने देखा होगा टाइगर, आपने देखा होगा
टाइगर का जो यहाँ पे उसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर कालीन कलर के स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, व्हाइटिश और कालीन स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। और उन स्पॉट की वजह से, इसी वजह से ये जो एडिस एजिप्टाई जो मॉस्किटो होता है इसकी जब बॉडी देखी जाती है इस पे भी कालीन कलर के क्या होते हैं, स्पॉट प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से क्या कहते हैं बेटा, एशियन टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। अब ये एशियन टाइगर जो मॉस्किटो है तो भाई हमें ये भी बता दीजिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, आखिर इस मच्छर की विशेषताएं क्या क्या है। कि सर आपने फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की तो बताई थी, अब इसकी भी बता दीजिए। तो आपने कहना है सर ये जो एडिस एजिप्टाई जो मॉस्किटो है ये कैसे कब खाता है, डे टाइम फीडर, ये कभी भी नाइट के समय में बाइट नहीं करता है। अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, ये या तो ये अर्ली मॉर्निंग में बाइट करता है या आफ्टरनून के समय। प्रेजेंस होता है हमेशा क्लीन वाटर में। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा मॉस्किटो है जो हमेशा साफ पानी में पैदा होता है, वो कौन सा है बेटा जी यहाँ पे, जैसे अपने पाइपलाइन का पानी हुआ, कूलर का पानी हुआ, एसी का पानी हुआ, जहाँ पे पाइपलाइन पानी भरा होता है साफ पानी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये ह्यूमन हैबिटेटर्स होता है, ह्यूमन हैबिटेटर्स मतलब जैसे अपनी आदतें इंसान की वैसे इसकी आदत होती है, दिन को खाता है रात को सोता है मस्त। व्हाइट एंड कालीन स्पॉट प्रेजेंट होते हैं इसकी लेग और टंग पे, और व्हाइट और कालीन कलर के क्या होते हैं बेटा स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं, एशियन टाइगर के नाम से भी जानते हैं। डेवलप भी कहाँ पे होता है, क्लीन वाटर में होता है। डेवलप होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है बेटा, इसको तो आपने कहना है 16 से 30 डिग्री, या आपने कहना है यहाँ पे कितना, तो 60 से 80% क्या चाहिए होती है बेटा, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। मॉस्किटो बिकम इन्फेक्टेड, यदि ये मॉस्किटो क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है 8 से 10 दिन के बाद फीडिंग ऑफ दी इन्फेक्टेड पर्सन। यदि कोई भी जैसे कि एडिस एजिप्टाई जो मॉस्किटो है इसने क्या किया, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर लिया तो ये मच्छर जो इन्फेक्टेड हो जाता है खुद ही 8 से 10 दिन के अंदर हो जाता है। इसके बाद सेकंड आपने कहना है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, यदि ये डेंगू फीवर जो होता है तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या होता है। सबसे पहले इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने क्या किया बेटा, बाइट किया, सिलाइवा ग्लैंड के माध्यम से क्या किया, लार्वा सिक्रेट किया, ह्यूमन को बाइट किया, और सिलाइवा के माध्यम इसका जो सिलाइवा ग्लैंड के माध्यम सिलाइवा कहाँ चला गया, ह्यूमन के ब्लड में चला गया, वायरस कहाँ पहुंचा दिया, ब्लड में। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हुआ इन लीवर में रीजनल लिम्फ नोड के अंदर, और इसकी वजह से क्या क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ल्यूकोपनिया हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपनिया हो जाता है। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा डेंगू के अंदर प्लेटिलेट्स कम हो जाती है, और प्लेटिलेट्स कम क्यों होती हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से ये वायरस कहाँ पहुंच जाता है, अपने लीवर को अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से लीवर के अफेक्ट हो जाने की वजह से क्या हो जाती है बेटा, यहाँ पे ल्यूकोपनिया की कंडीशन आ जाती है। ल्यूकोपनिया का मतलब क्या होता है, ल्यूकोसाइट की संख्या कम हो जाना। ल्यूकोसाइट क्या होती है, डब्ल्यूबीसी का कम हो जाना। यस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है प्लेटिलेट्स की संख्या कम हो जाना, देन अफेक्टेड अदर ऑर्गन, और इसकी वजह से फिर दूसरे ऑर्गन्स भी क्या होने लग जाते हैं बेटा, अफेक्ट होने लग जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर इसके साइन सिम्टम्स जो आते हैं कितनी स्टेज में आते हैं। अब तक की दुनिया में आपने सुना होगा कि डेंगू के जो साइन सिम्टम्स आते हैं 3 स्टेज में आते हैं, क्लासिकल डेंगू या डेंगू क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक या डेंगू शॉक सिंड्रोम। कि मैं आपको बता देता हूँ कि डेंगू की एक्चुअल जो सिम्टम्स आते हैं बेटा जी ये 4 स्टेज में आते हैं। एक होता है अनडिफरेंशिएटेड फीवर, अनडिफरेंशिएटेड फीवर सेकंड स्टेज होती है कौन सी, क्लासिकल डेंगू फीवर। नेक्स्ट कौन सी होती है, डेंगू हेमरेजिक फीवर। नेक्स्ट कौन सी होती है बेटा जी यहाँ पे, डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब सबसे पहली जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है बेटा यहाँ पे, अनडिफरेंशिएटेड फीवर। और अनडिफरेंशिएटेड फीवर के अंदर आपने कहना है सीन इन फर्स्ट टाइम डेंगू पेशेंट। जो डेंगू का पेशेंट होता है उसमें पहली बार जो सिम्टम्स आते हैं वो कैसे सिम्टम्स आते हैं, तो आपने कहना है ये इसके अंदर क्या होता है, जो सिम्टम्स जो आते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, यहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है डिजीज प्रेजेंट है, डिजीज के अकॉर्डिंग सिम्टम्स हो नहीं हो पाते हैं, हल्के फुल्के साइन आते हैं, हाथ पैरों में जमजम होने लगी, जमजम समझते हो, क्लैंपिंग के जैसे होने लगा। हाँ हमें ऐसा लगा हल्का हल्का बुखार आया, हमने सोचा ये तो नॉर्मल ही है, हमने पैरासीटामोल लिया। यस, 2-4-5 दिन तक ऐसा रहता है, हमें पता नहीं चलता ये किसके सिम्टम्स हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है, मोस्ट केस आर अनडिफरेंशिएटेड फीवर के अंदर मोस्ट कॉमनली जो केसेस होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा यहाँ पे, एसिम्प्टोमेटिक। और इसी वजह से इसको फॉलो किया जाता है किसके अंदर, सबमर्ज पोर्शन के अंदर अपन लेके जा सकते हैं आइसबर्ग फिनोमिना के। सिंपल फीवर रहता है एज एज अपन कहते हैं, कोई भी वायरल फीवर जैसे होता है 38 डिग्री से ज्यादा बुखार आ जाता है, इसमें सिंपल फीवर रहता है।
यस, और बॉडी के ऊपर क्या बन सकते हैं बेटा यहाँ पे, रेशेज बन सकते हैं। कौन से टाइप का रेशेज बन सकता है बेटा यहाँ पे, मैक्युलोपैपुलर टाइप के क्या बनते हैं, रेशेज बनने लग जाते हैं। तो मैंने आपसे कहा इसकी जो पहली जो स्टेज होती है उसके अंदर तो कैसे होता है, सिंपल फीवर आता है, बुखार आता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, डिजीज के अकॉर्डिंग सिम्टम्स शो नहीं हो पाते हैं। अब नेक्स्ट जो आती है यहाँ पे, आपने कहना है सर क्लासिकल डेंगू जो फीवर होता है उसमें सिम्टम्स कौन सा आएगा। तो क्लासिकल डेंगू फीवर के अंदर सडन विद चिल्स क्या आता है बेटा, यहाँ पे बुखार आता है, सर्दी लग के बुखार आता है। कितना डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। और इसमें फीवर कैसे आता है बेटा, सैडल बैक फीवर आता है। कैसे आता है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सैडल बैक फीवर किस में प्रेजेंट होता है, तो आपने आंसर देना है सर सैडल बैक जो फीवर होता है डेंगू के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सैडल बैक का मतलब क्या हुआ, बाइफेजिक। सैडल बैक बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए बेटे से, बाइफेजिक फीवर इन विच फीवर इनिशिएट पीक देन डाउन एंड राइज अगेन। सबसे पहले बुखार आया, हाईग्रेड फीवर आया, पीक लेवल पे पहुंच गया, 103 105 तक पहुंच गया, फिर क्या हो गया, डाउन हो गया, फिर से तेज आया, फिर से डाउन हो गया। मतलब क्या हुआ, डाउन होना, अप जाना, सेटल बैक मतलब कि वापस से कम होना फिर आगे बढ़ना, सेटल बैक, स्टेप बाय स्टेप। दोनों फेज में आता है, कम भी होता है और ज्यादा भी होता है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन विच स्टेज ऑफ द डेंगू ब्रेकबॉर्न फीवर साइन प्रेजेंट। तो ब्रेकबॉर्न जो फीवर जो साइन आता है वो कौन सी स्टेज में आता है बेटा, यहाँ पे क्लासिकल डेंगू के अंदर आता है। अब आप मुझे ये बोलिए कि यहाँ पे ब्रेकबोन का मतलब क्या होता है, हड्डी तोड़ बुखार। ऐसा फील होता है जैसे कि हड्डी तोड़ दी गई हो। जितने भी पेन वाले साइन आएंगे सबके सब साइन किसमें प्रेजेंट होंगे बेटा जी, यहाँ पे क्लासिकल के अंदर प्रेजेंट होंगे। यस, जैसे कि रिट्रो ऑर्बिटल पेन, आंखें खोलेगा तो आंखों में दर्द महसूस होगा, उसे क्या कहते हैं, रिट्रो ऑर्बिटल पेन। बॉडी पेन, मसल्स पेन, यस नो, हेडेक होना। उसके बाद में क्या मिलेगा बेटा, बोन एंड जॉइंट पेन। और बोन एंड जॉइंट पेन जो रेफर करता है किसको बेटा, यहाँ पे ब्रेक बोन फीवर को रेफर करता है। इसके बाद में क्या होगा, कफिंग होगा, एनर्जी होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, अल्टर्ड टेस्ट हो जाए, उसको कहेगा ले खाना खा ले, हो गया ही इच्छा नहीं है नहीं। यस, इसके बाद में क्या होगी, प्लेटलेट्स कम होना स्टार्ट हो जाती है। जब प्लेटलेट्स 20,000 से कम चली जाती है तो उसको ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। और जब ब्लीडिंग होती है तो यहाँ पे ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है बेटा, हेमरेज कहलाता है, जिसे डेंगू हेमरेजिक फीवर तीसरी स्टेज में इंक्लूड किया जाता है। और थ्रोम्बोसाइटोमेनिक कंडीशन जैसी है, जो सबसे पहले आपने कहना है कि इसके अंदर जैसे कि स्किन के अंडर जब ब्लीडिंग होने लग जाती है तो इसके अंदर क्या होती है, उसको पाल्पेट जब किया जाता है तो वहां पे पेचेस प्रेजेंट होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं, पेचेस प्रेजेंट होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले ल्यूकोपनिया की कंडीशन आई थी, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ, जिसकी वजह से क्या बने बेटा, यहाँ पे पेचाई बने। रेड या ब्राउन या पर्पल पिन पॉइंट हेमरेजिक यहाँ पे देखने मिलते हैं, कहाँ पे, स्किन के नीचे। जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है हमें पता नहीं चलता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग के अंदर हमें रेडिश रेडिश कलर के स्पॉट प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा, हरमान साइन। क्या कहते हैं, हरमान साइन। अब क्वेश्चंस आपका यही पूछा जाएगा कि हरमान साइन डेट आर प्रेजेंट इन विच डिजीज। तो हरमान साइन किस में प्रेजेंट होता है, आपने क्या बोलना है, बोलो भाई किस में होता है, डेंगू के अंदर हरमान साइन। इसमें क्या बनते हैं, मल्टीपल मैक्युलोपैपुलर इरिथोमेटस रेशेस बन जाते हैं। मैक्युलोपैपुलर टाइप के बॉडी पे रेडिश रेडिश कलर के क्या बनते हैं, यहाँ पे रेशेस बनने लग जाते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे ब्लीडिंग होता है तो कौन सा होता है बेटा, इंटरनल। अब हमें पता नहीं चलता है, हीमेटेमेसिस हो सकता है, एपिस्टैक्सिस तो हमें पता चल जाता है, बाहर की ब्लीडिंग होती है, मेलेना हो जाता है, हीमेटोचीजिया हो जाता है, हीमेचुरिया हो जाता है, ये सभी कंडीशंस आ जाती है। यस, मेलेन हो गया, हीमेचुरिया हो गया, हीमेपेटाइटिस हो गया, जॉइंट ब्लीडिंग हो गया, हीमेटेमेसिस हो गया, एपिस्टैक्सिस। और सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं बेटे यहाँ पे, एपिस्टैक्सिस। जब पर्सन को यदि अपने थर्ड स्टेज के अंदर क्या नहीं किया, यदि उसको अपन ने कंट्रोल नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो कौन सी स्टेज में चला जाता है, वो शॉक में चला जाता है। यस, तो यहाँ पे ऑल साइन ऑफ तो किसके प्रेजेंट होंगे, डीएचएफ के होंगे, और क्या हो जाएगा, उसको शॉक प्रेजेंट हो जाएगा, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा। और सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाना। या रिस्क ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीपल ऑर्गन के फेलर होने के चांसेस रहेंगे। जब यहाँ पे आपने सुना होगा, जब बीपी डाउन हो जाएगा तो बीपी डाउन हो जाएगा, नैरो पल्स प्रेशर हो जाता है। नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है, 40 mm ऑफ एच होता है, 40 mm ऑफ एच होता है। यस, तो क्या हो जाता है बेटा, पल्स प्रेशर 20 से कम हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। तो कौन सा बीपी कम होता है, इसमें सिस्टोलिक बीपी कम होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है,
पल्स प्रेशर कम हो जाता है। आपको पता है कि डिफरेंस बिटवीन दी सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं बेटा? पल्स प्रेशर कहते हैं। वीक एंड 30 पल्स हो जाती है हाइपोक्सिया और लीवर फेलियर। जांच में क्या किया जाएगा? तो आपने कहना सर नाट टेस्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है। क्या होता है बेटा? न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट और सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है। स्किन के अंडर ब्लीडिंग को चेक करने के लिए क्या बांधा जाता है? टॉर्निकेट बेल्ट को बांध के पाल्पेट कर ले तो इसे क्या कहते हैं बेटा? टॉर्निकेट टेस्ट। उस वायरस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनी या नहीं बनी उसको देखने के लिए क्या किया जाता है? एलिजा टेस्ट, डॉट ब्लॉट एजी, या इसे क्या कहते हैं? HAI टेस्ट। HAI का मतलब क्या होता है? हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट। किसको डिटेक्ट? एनवलप एंटीजन, जो एंटीजन है डेंगू वायरस एंटीजन को फाइंड आउट करने के लिए उसके अगेंस्ट में क्या बनती है बेटा? IgG IgM ने अपने एक्शन को दिखाया, एंटीबॉडी को देखा जाता है किसके माध्यम से? एलिजा टेस्ट के माध्यम से। CBC जब देखेंगे तो क्या मिलेगी? हीमेटोक्रिट वैल्यू कम मिलेगी। हीमेटोक्रिट वैल्यू क्या होती है? तो आपने कहना है हीमेटोक्रिट वैल्यू जो होती है हीमोग्लोबिन की 3 गुना होती है। हीमोग्लोबिन की 3 गुना क्या होती है? हीमेटोक्रिट वैल्यू होती है। फीमेल के अंदर देखा जाएगा तो हीमेटोक्रिट वैल्यू जब देखें तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो माना जाता है फीमेल के अंदर 12 से 14 है ना ग्राम माना जाता है, तो आपने कहना है इसका 3 गुना क्या हो जाएगा? 12 36 14 42 36 से 42% क्या होते हैं फीमेल के अंदर होते हैं। नॉर्मल जो मानी जाती है लेस देन 45% मानी जाती है, जबकि मेल में क्या होती है 45 से ज्यादा मानी जाती है। यस, तो यहाँ पे हीमेटोक्रिट वैल्यू कम हो जाएगी, ल्यूकोपनी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपनी हो जाएगा और बीपी क्या हो जाएगा बेटा? फॉल। और कितने से कम चला जाएगा? सिस्टोलिक बीपी 80 से कम चला जाएगा। मैं कहता हूँ बेटा डेंगू का मैनेजमेंट डेंगू ही है। डेंगू का मैनेजमेंट क्या है बेटा? डेंगू ही है। बोलो क्या है? डेंगू के मैनेजमेंट में क्या? डेंगू ही किया करना पड़ता है। यस, डी का मतलब क्या है? जब किसी पेशेंट को डेंगू हो जाता है तो आपने क्या करना है? D4 क्या होगा? डेली मॉनिटरिंग करना। ई का मतलब क्या होना? ज्यादा से ज्यादा उसको फ्लूइड इंटेक कराना, जूस वगैरह देना। इसके बाद में नॉट वाइटल साइन मतलब वार्निंग साइन, यदि उसमें देखना है कि यदि कोई डेंजरस साइन तो नहीं आ रहा है जिसके उसकी डेथ भी हो सकती है, डेंजर साइन को चेक करना। वार्निंग साइन देखना। गिव किसको? ओनली PCM। कभी भी डेंगू वाले पेशेंट को एस्पिरिन नहीं देते हैं क्योंकि एस्पिरिन ब्लड को थिन करने का काम करती है, और यदि एस्पिरिन उसको पहले ही ब्लीडिंग होने के चांसेस है, जब ब्लड थिन हो जाएगा तो ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। यूज करना है किसको? जब भी सोने के लिए जाए मॉस्किटो नेट का। अर्ली कंसल्ट करना है किसके साथ में? फिजिशियन। डिले नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखा देना है। ये छोटी सी बात थी बेटा किसकी? डेंगू की। मैंने इसलिए स्पीडली इसको समझाया था ताकि जब आप लिखोगे तो आराम से इसको लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ समझाऊंगा। ओके।